सर, जय हिंद। करोड़ी सिंह जी, जय हिंद। बहुत-बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी। थैंक यू सर। एक बेहद गंभीर मुद्दे पर मैंने आपके साथ बातचीत करनी थी। ईरान अमेरिका का युद्ध लंबे वक्त से चल रहा है, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि इराक के ऊपर भी हमले शुरू हो चुके हैं। हमने बीच में बहरीन और कुवैत को भी देखा और अब सऊदी को भी देख रहे हैं कि अब लगातार यमन पर, कहीं इराक पर हमले जारी हो चुके हैं। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप रूस को, चीन को धमकाते हुए नजर आए। वे किम जोंग उन खुलकर ईरान के समर्थन में नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ साउथ चाइना सी की तरफ चलें तो वहां पर भी फिलीपींस और ताइवान के साथ टेंशन बढ़ रही है। यानी कि ये जो खाड़ी के देशों का जो टेंशन है, क्या ये वर्ल्ड वॉर की तरफ तो नहीं बढ़ रहा है? क्योंकि धीरे धीरे दो देशों की जंग जो है और कई देशों को अब अपनी चपेट में लेने लग पड़ी है। क्या आपका आंकलन कहता है, या हम अभी जल्दबाजी कर रहे हैं इस मामले में सब? देखिए राजेश जी, आपने अपने सवाल में ही स्थिति का जो वर्णन किया, वो स्थिति थोड़ा निराशाजनक लग रही है। लेकिन हम एक सामान्य प्रवृत्ति देखें मानव समाज में, जब किसी व्यक्ति, समाज या देश का पतन होता है तो सबसे पहले उसका विवेक खत्म होता है और विवेक पे दुराग्रह और भावनाएं हावी हो जाते हैं। आज भी दुनिया में यही लग रहा है, क्योंकि जो विवेक सम्मत चीजें होनी चाहिए वो नहीं हो रही हैं। वर्तमान हम संकट को देखें, जैसे इजराइल अमेरिका ईरान वार को, तो ऐसा लग रहा था कि ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, ईरान सरेंडर कर देगा, लेकिन ईरान ने सरेंडर नहीं किया। इधर यूक्रेन को लेके प्रेसिडेंट ट्रंप जब चुनाव लड़ रहे थे तभी कह रहे थे मैं होता तो युद्ध होता ही नहीं, मत सत्ता में आते ही युद्ध को रोक दूंगा। उसके प्रयास भी सफल नहीं हुए। और ये जो युद्ध हैं दोनों आइसोलेटेड नहीं है। अब ऐसा लग रहा है कि दोनों मर्ज हो रहे हैं एक दूसरे में, क्योंकि ये केवल पार्स की खाड़ी या यूक्रेन और रूस के बॉर्डर तक सीमित नहीं है। अब ब्लैक सी है, वहां भी अटैक होना शुरू हो गया है। ईरान के जहाज पे, वेसल पे यूक्रेन ने अटैक किया और इसका मतलब यह है कि ईरान उसमें भी इन्वॉल्व होगा अगर ईरान के जहाजों पे इस तरह से अटैक होगा तो। अभी तक ईरान, रशिया और ईरान के बीच में रणनीतिक साझेदारी तो है, लेकिन जंग में सम्मिलित नहीं था। दूसरी तरफ है रेड सी है, जब हुती एक्टिव हुए और बेबल मंदा बंद हुआ तो रेड सी भी बहुत ही रिस्की हो गया है। तो ऑलरेडी ये एक्सपेंड हो रहा है। दूसरी तरफ अफ्रीका के कई देशों में हालात अच्छे नहीं हैं, आंतरिक जो जिस तरह का विद्रोह चल रहा है वहां। तो देखिए, कोई भी अगर युद्ध शुरू होता है तो पहले कुछ देशों के हालात बिगड़ते हैं, कुछ देशों का कॉन्फ्लिक्ट होता है और फिर दूसरे देश ग्रेजुअली उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो उसमें दो चीजें होती हैं, एक तो युद्ध की स्थिति बनती है, ग्रेजुअली देश इन्वॉल्व होते हैं। जैसे अमेरिका 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध में इन्वॉल्व हुआ, पहले अमेरिका नहीं था। तो धीरे धीरे ये महायुद्ध की स्थिति बनती है। तो ये प्रवृत्ति है वो बहुत निराशाजनक है। दूसरी यह है कि जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं होती हैं वो बिल्कुल इनअफेक्टिव हो जाती हैं, वो कोई भूमिका नहीं निभा सकती हैं। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ उससे पहले लीग ऑफ नेशंस था, वो प्रैक्टिकली कोलैप्स हो गया था। और आज संयुक्त राष्ट्र संघ की लगभग वही स्थिति बन रही है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, उसमें 100 से ऊपर देश सदस्य थे, लेकिन अमेरिका, चीन, रशिया, भारत, पाकिस्तान ऐसे बड़े बड़े देश हैं उसके सदस्य नहीं हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे न्याय की स्थापना कैसे हो सकती है जब इतनी महाशक्तियां हैं वो उसकी सदस्य नहीं है और मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, वो छोटे छोटे देशों का एक समूह रह गया, उनके लिए न्याय स्थापित कर सकता है। दूसरी तरफ सुरक्षा परिषद है, वहां वीटो का है, तो कोई भी सुपर पावर का इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है, वीटो हो जाता है, इंप्लीमेंट नहीं होता है। जनरल असेंबली के जितने रिजोल्यूशन है वो मैंडेटरी नहीं है, बाइंडिंग नहीं है।
क्योंकि अगर प्रजातांत्रिक तरीके को हम एक्सेप्ट करें तो अगर देशों का बहुमत है, उसने उन्होंने जो निर्णय लिया है, रिजोल्यूशन पास किया, वो सबके लिए मैंडेटरी होना चाहिए, लेकिन वो भी नहीं है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ बहुत इनफेक्टिव हो गया है और अमेरिका जैसे देश ट्रंप के आने के बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ पे ज्यादा भरोसा नहीं है और इसीलिए इजराइल और पैलेस्टाइन को लेके उन्होंने बोर्ड ऑफ पीस अलग से बनाया, संयुक्त राष्ट्र संघ के नेतृत्व में नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जो प्रवृत्तियां बन रही हैं वो ऐसा लगता है कि एक वर्ल्ड वार की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि रशिया की तरफ से बेलारूस और नॉर्थ कोरिया ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं प्रत्यक्ष रूप से। यूरोपियन कंट्रीज हैं, वो भी किसी न किसी रूप में यूक्रेन का समर्थन कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट के कंट्री केवल ईरान, अमेरिका, इजराइल तक नहीं है, वो किसी न किसी रूप में इससे अफेक्टेड भी हैं और इनडायरेक्टली कोई किसके समर्थन में है ये अलग बात है, लेकिन इन्वॉल्व हैं। ऐसी स्थिति में कल नेतन्याहू और जेलेंस्की दोनों जो वार में इन्वॉल्व हैं वो वाशिंगटन में प्रेसिडेंट ट्रंप से मिले और जो बातचीत हुई है और जो बातचीत के बारे में चीजें सामने आ रही हैं उससे लगता है कि स्थिति और बदतर होगी और एस्कालेट होगी। अगर एस्कालेट होती है और वर्ल्ड वार होता है तो आज जिस तरह के हथियार हैं उसमें दुनिया की तबाही, वर्ल्ड वार सेकंड तो कुछ नहीं था, उसके से क्या कितना भयंकरता का हम केवल नाइटमेयर, एक दुस्वप्न देख सकते हैं कि क्या बर्बादी हो सकती है। लेकिन जो प्रवृत्तियां हैं वो बहुत निराशाजनक है, शांति की तरफ कुछ जाता नहीं लग रहा है। जी राजेश जी। बस एक आखिरी सवाल, जो मेरा दूसरा सवाल भी है। अब पाकिस्तान के अंदर पीओके की मूवमेंट और मुशर्रफ का एक तानाशाह के तौर पे उभर कर सामने आना, अब भारत के अंदर प्रधानमंत्री मोदी को जेनजी का चैलेंज और पहली बार ऐसा हुआ कि एक मंत्री का इस्तीफा, और माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में ये चुनौतियां अब बढ़ने वाली हैं बीजेपी के आगे, क्योंकि डाउनफॉल शुरू हो चुका है। क्या, क्योंकि जब जब एशिया के देशों में खासकर जब जब सत्ता पे बात आती है तो कहीं ना कहीं ये देश जंग का रास्ता चुनते हैं ताकि ध्यान को डाइवर्ट किया जा सके। हमने तमाम बातें कर ली, लेकिन क्या इन देशों को इंक्लूड करें आने वाले वक्त में जो हालात एलओसी पर दिखाई पड़ रहे हैं सब? देखिए राजेश जी, आपने पाकिस्तान और भारत की जो आंतरिक स्थिति बताई कि पाकिस्तान में पाक ऑक्युपाइड कश्मीर या पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर कहता है, उसमें अभी चुनाव हो रहे हैं। 2 तारीख को मुजफ्फराबाद डिवीज़न में है, फिर 10 तारीख को पूंछ में है। तो वो चुनाव हैं, उनकी वैधता को तो चुनौती मिलेगी क्योंकि वो लेजिटिमेट नहीं मानते हैं। न तो पीटीआई जो मेन पॉलिटिकल पार्टी है पाकिस्तान की वो कंटेस्ट भी नहीं कर रही, वो भी नहीं मानेगी, और जो जाके एक सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन का समूह है वो भी नहीं मानेगा। तो वो तो है, लेकिन और जो आपने जेएनजी का भारत में बताया जिस तरह का आंदोलन हुआ, ये किसी भी प्रजातांत्रिक समाज में इस तरह के मूवमेंट होना ये नहीं दर्शाता कि वो जंग में जाएंगे। लेकिन जब किसी देश की हालात खराब होती है और सेना का नेतृत्व, जैसे पाकिस्तान में सेना हावी है, तो वो किसी भी देश का, अपने देश को जंग में झोंक सकती है। और जब जंग अगर वो डिक्लेयर करेंगे या किसी जो भारत और पाकिस्तान के रिश्ते तो वेल नोन है, जिस तरह के अनईजी रिलेशन है, लेकिन ये वर्ल्ड वार का कारण नहीं हो सकता, क्योंकि जब ये एक्सपेंड होगा मिडिल ईस्ट का और यूक्रेन का, यूरोप में फैलेगा, और मिडिल ईस्ट का तो ऑलरेडी फैल चुका है रेड सी में, क्योंकि जैसे सऊदी अरब है, वो हर देश में उनकी पॉलिसी बहुत क्लियर है कि हम लेजिटिमेट गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे, किसी भी देश में अगर पृथकतावादी आंदोलन है उसका समर्थन नहीं करेंगे। लेकिन सऊदी के साथ कितने देश हैं मिडिल ईस्ट के, ये एक चिंता की बात है। जैसे यूएई है, वो सेपरेटिस्ट फोर्स को सपोर्ट कर रहा है, इजराइल कर रहा है, इसी तरह सोमालीलैंड एक नया देश बना लिया। तो ये जो स्थितियां बन रही हैं, अभी तो देखिए ऐसा लगता है कि यूक्रेन, रशिया, अमेरिका, इजराइल, ईरान, ये 5 देश ही प्रत्यक्ष रूप से इन्वॉल्व हैं। लेकिन जिस तरह के हालात बन रहे हैं, क्योंकि विवेक सम्मत तरीके से कोई बातचीत नहीं हो रही है,
क्योंकि ईरान अमेरिका के बीच में जो 14 पॉइंट का एमओयू हो गया था, अगर उसके आधार पे आगे बढ़ते तो शांति की हम आशा लगा सकते थे, शांति की कुछ किरण होती आशा की। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि हालात बिगड़ रहे हैं, और अगर और हालात बिगड़ेंगे तो एशिया के दूसरे पार्ट हैं जैसे साउथ चाइना सी या और जो अलग अलग पार्ट हैं दुनिया के, वहां भी फैलेगा। क्योंकि वर्ल्ड वार होता है तो ये एकदम से नहीं होता है, उसमें कई साल लग जाते हैं, धीरे धीरे अलग अलग देश शामिल होते हैं। तो जैसे अमेरिका तो 3 साल बाद शामिल हुआ था, तो धीरे धीरे उनको अपने लपेटे में वो ले लेते हैं। तो ऑलरेडी देखिए, मैंने बताया नॉर्थ कोरिया, बेलारूस हैं, यूरोपियन कंट्रीज अप्रत्यक्ष रूप से हैं, मिडिल ईस्ट के बहुत से कंट्रीज अप्रत्यक्ष रूप से किसी न किसी रूप में सम्मिलित हैं। इजराइल टर्की को धमकी दे चुका है कि आप ईरान का समर्थन कर रहे हैं। तो जिस तरीके के हालात बन रहे हैं, मुझे लगता है कि इसके लिए हमारा जो नेतृत्व है दुनिया का, ये एक देश का नहीं, उसको कोई विवेक सम्मत तरीके से काम करना चाहिए। और अगर इसी तरीके से वो दुराग्रहों के आधार पे वैश्विक नेतृत्व ऐसा करता रहा तो जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं जो जिस पे जिम्मेदारियां हैं शांति के लिए, प्रगति के लिए, वो भी खत्म हो जाएंगी और दुनिया के देश भी आपस में लड़ने लग जाएंगे। तो जो नेतृत्व है उसको सामूहिक रूप से कोई निर्णय लेना चाहिए जिसको दुनिया को एक बर्बादी की तरफ जाने से बचा सकें। जी राजेश जी। देखना होगा बड़ा इंटरेस्टिंग कि क्या कुछ होता है, लेकिन नौबत ना आए वर्ल्ड वार 3 की तो ही अच्छा है देश दुनिया के लिए। लेकिन शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया करोड़ी सिंह जी, आपने इतनी बारीकी से इन चीजों को समझाया। थैंक यू सर, जय हिंद, टेक केयर। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू राजेश जी। थैंक यू सर, टेक केयर सर, बाय सर।